वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ कार्डियक इम्पल्स। तो कैसे हमारा हार्ट बीट होता है, हाउ आवर हार्ट बीट्स एंड हाउ आवर मसल्स कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स, मसल्स ऑफ आवर हार्ट कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स, किस तरीके से जो आर्ट्रियम है वो कंट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, वैसे ही जो वेंट्रिकुलर्स है वो कैसे कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है वो हम देखेंगे। और कौन से मसल्स हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इस हार्ट के पंपिंग के लिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ कार्डियक इम्पल्स। तो अगर हम कंडक्टिंग सिस्टम की बात करेंगे, मेनली जो हार्ट की, तो इट्स ए नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट स्टिमुलेट्स कंट्रैक्शन। तो हार्ट के जो मसल्स है, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ स्पेशल मसल्स या स्पेशल टिश्यू जो क्या करता है, कंट्रैक्शन कराता है। तो जो हार्ट है वो हमें पता है किससे बना है, कार्डियक मसल से बना है। तो उसी कार्डियक मसल्स में कुछ मसल्स मॉडिफाइड हो गए होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड कार्डियक मायोसाइट्स बोलते हैं। तो वो जो मॉडिफाइड कार्डियक मायोसाइट्स हैं वो एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है जो रिस्पॉन्सिबल है हार्ट बीटिंग के लिए या हार्ट कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए। और हार्ट के लिए कोई भी इनर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ब्रेन से सिग्नल नहीं आता कि आपको हार्ट को बीट होना है, आपका इस टाइम पे ये इतना बीट होना है। तो हार्ट इज़ इनवॉलेंट्री। ओके, तो ये खुद ब खुद हमारे कंट्रोल में नहीं है। हार्ट जो पंप होता है या हार्ट बीट जो होती है वो ऑटोमेटिकल होती है। ओके, सिर्फ ब्रेन से सिग्नल आता है कि हार्ट बीट फास्ट करनी है या कम करनी है, वो ब्रेन से आता है। बट नॉर्मली जो हार्ट बीट रहती है दैट इज़ 72 बीट्स पर सेकेंड पर मिनट। इट्स ऑटोमेटिक, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द हार्ट इटसेल्फ। ओके, तो ब्रेन के कंट्रोल में ये नहीं होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, जो एक्शन पोटेंशियल हार्ट में जनरेट होता है उसको हम कार्डियक इम्पल्स बोलेंगे। जैसे नर्व्स में हमने कल देखा कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था। ओके, तो नर्व्स से सिग्नल ब्रेन से डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच रहा था, वैसे ही जो मसल्स है उसमें भी एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक इम्पल्स बोलते हैं। और वो इम्पल्स रिस्पॉन्सिबल रहता है किसके लिए, हार्ट के कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए। ओके, सो जो ह्यूमन का हार्ट है उसके पास एक स्पेशल कंडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट रहता है जिसके थ्रू इम्पल्स जनरेट होता है। कहाँ से, ऐसे नोड से लेके पूरे पूरे हार्ट के पार्ट्स तक। ओके, फ्रॉम ऐसे नोड, तो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, देखो, द रेड कलर ऑन द टॉप इज़ द ऐसे नोड। ठीक है, ऐसे नोड से जो ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स या जिसको हम क्या बोलेंगे करंट स्टार्ट होता है। देन वो करंट पास होता है साइनो आर्ट्रियल नोड से किसके पास, जो आर्ट्रियो वेंट्रिकल नोड है वहाँ पे। फिर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से फिर वो एंटर होता है थ्रू द इंटरसेप्टम। ठीक है, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू वो बंडल ऑफ हिस के पास आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल भी बोलते हैं या बंडल ऑफ हिस भी बोलते हैं। देन उस बंडल ऑफ हिस से वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, दैट इज़ बंडल ब्रांचेस, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। देन उस बंडल ब्रांचेस से फाइनली द सिग्नल, द इलेक्ट्रिक इम्पल्स इज रीच टू द परकेंजी फाइबर्स। ठीक है, तो परकेंजी फाइबर लास्ट पॉइंट है जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो पहुँचता है। फिर परकेंजी फाइबर से क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है पूरे वेंट्रिकुलर में फैल जाता है और वेंट्रिकुलर्स का कंट्रैक्शन होता है। जैसे साइनो आर्ट्रियल नोड है, वहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुआ तो वो तो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के पास जाता है। ओके, साथ साथ में वो जो आर्ट्रियल मसल्स है, ठीक है, वहाँ पे भी वो स्प्रेड हो जाता है और आर्ट्रियल मसल्स का कंट्रैक्शन करता है। देन उसके बाद आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड में आता है। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड में आने के बाद जब वो वेंट्रिकुलर्स में एंटर होने लगता है तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है। इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम ये टाइम गैप इसलिए मिलता है क्योंकि जब आर्ट्रियल कंट्रैक्ट होगा तो नीचे जो वेंट्रिकुलर्स है वो रिलैक्स होने चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे भी कंट्रैक्शन हुआ तो ब्लड यहाँ पे वेंट्रिकुलर्स में एंटर नहीं हो पाएंगे, इसीलिए इसका रिलैक्स होना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल में आने के लिए थोड़ा सा वो समय लेता है ताकि ऊपर जो आर्ट्रियल्स है वो कंट्रैक्ट हो जाए और ब्लड
नीचे जो वेंट्रिकुलर्स है उसमें पास हो जाए। ओके, देन जैसे ही आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के पास आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल या बंडल ऑफ हिस में पहुंचता है, तो वो जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है बहुत फास्टली स्प्रेड हो जाता है पूरे बंडल ब्रांचेस में, देन परकंजी फाइबर्स में, देन फाइनली पूरा जो वेंट्रिकुलर से वहाँ पे फैल जाता है और वेंट्रिकुलर्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे वो कंट्रैक्ट होगा तो दैट द पम्प ब्लड इज पम्प्ड आउट थ्रू द वेंट्रिकुलर्स एंड रीच टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट लंग्स में पहुंचेगा और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जो बॉडी है उसके डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचेगा। तो जो कंडक्शन सिस्टम है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, जो हार्ट बीट होता है इट्स कंट्रोल्ड बाय द हार्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ठीक है, तो जो हार्ट पंप होता है, जैसे आप देखते हो धक 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 धक, जो ये चीज़ होती है जिसकी वजह से जो ब्लड है इट्स पंप्ड आउट थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, आपके पूरे बॉडी तक जो ब्लड पहुंचता है वो इसी हार्ट बीट की वजह से आता है। तो ये हार्ट बीट जो है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है हार्ट का, वो उसको कंट्रोल करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम बोलते हैं। जो ये कार्डियक कंडक्शन सिस्टम है हार्ट का, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर्स। ठीक है, जो कार्डियक मसल से उसका मॉडिफिकेशन हुआ है, उस मॉडिफिकेशन से क्या बना हुआ है, ये जो कार्डियक कंडक्शन सिस्टम है वो बना हुआ है। ओके, तो ये जो मसल फाइबर्स हैं, जो ये मॉडिफाइड मसल फाइबर्स है वो बहुत स्पेशलाइज्ड सेल्स रहते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को लेके जाता है फ्रॉम ऐसे नोड टू द वेंट्रिकल्स। ठीक है, ऐसे नोड से, अभी यहाँ पे दिखाया है, ऐसे नोड से वो वेंट्रिकल्स तक लेके जाता है। एंड कंडक्टिव टिश्यू ऑफ द हार्ट आर ऑल्सो कॉल्ड द जंक्शनल टिश्यू। और जो ये कंडक्टिव टिश्यू है, जो ऐसे नोड है, एवी नोड है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द जंक्शनल टिश्यू। ठीक है, तो जो अगर हम कार्डियक कंडक्शन सिस्टम की बात करेंगे तो इट कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला है दैट इज़ अ साइनो आर्ट्रियल आर्ट्रियल नोड, जिसको हम ऐसे नोड भी कहते हैं। ऐसे नोड को पेस मेकर भी कहा जाता है। ओके, देन दूसरा है द आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जिसको एवी नोड भी कहते हैं। देन द आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, या जिसको बंडल ऑफ हिस भी कहा जाता है। देन उसके बाद इसी बंडल में क्या होता है, दो और बंडल्स आते हैं, दैट इज़ द लेफ्ट एंड राइट बंडल्स। ठीक है, तो इस आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल का क्या होता है, इसका डिवीजन हो जाता है। ठीक है, या ब्रांचिंग हो जाता है। तो एक लेफ्ट ब्रांच फॉर्म करता है जो लेफ्ट आर्ट्रियो वेंट्रिकल्स में जाएगा, और एक राइट ब्रांच फॉर्म करता है जो राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा। ओके, देन उसके बाद जो उस लास्ट जो स्ट्रक्चर है इस बंडल के बाद, लेफ्ट और राइट ब्रांचेस के बाद, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, परकिंजी फाइबर्स बोलते हैं। तो परकिंजी फाइबर्स जो लास्ट स्ट्रक्चर है इस कार्डियक कंडक्शन सिस्टम का। तो परकिंजी फाइबर्स के बाद जो सिग्नल है वो पूरे वेंट्रिकल्स में फैल जाता है। ओके, सो द कार्डियक मसल्स फाइबर दैट कंपोजेस दिस स्ट्रक्चर्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर इम्पल्स कंडक्शन। तो ये जो स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं मेनली किससे बनते हैं, मैंने आपको बताया, जो मॉडिफिकेशन हुआ है मसल फाइबर का, कार्डियक मसल फाइबर का, उससे बनता है। तो वो जो मसल फाइबर्स, स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स हैं, उनका यही फंक्शन रहता है कि वो जो इम्पल्स है उसको कंडक्ट कर सके। ठीक है, मींस ऐसे नोड से वो पूरे वेंट्रिकल्स में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसको पहुंचा सके और हार्ट का कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करा सके। ओके, बाकी जो नॉर्मल मसल सेल्स हैं जो कार्डियक में प्रेजेंट है या जो हार्ट में प्रेजेंट है, वो सिंपली मसल कंट्रैक्शन दिखाता है, मसल फाइबर की तरह काम करता है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन दिखाता है। बट ये जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए हैं जो स्पेशलाइज्ड या मॉडिफाइड मसल फाइबर्स से, तो उनका अलग फंक्शन रहता है कि ये कंडक्शन करता है, एक इलेक्ट्रिक वायर की तरह काम करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक वायर की तरह काम करके जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे ऐसे नोट। ठीक है, तो जो ऐसे नोट है इट इज सिचुएटेड इन द राइट आर्ट्रियम जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना कावा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड, देखो ये वेना कावा है। तो इट इज सिचुएटेड इन द राइट आर्ट्रियम, कहाँ पे, राइट आर्ट्रियम में, हमेशा याद रखना। तो दिस इज द राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको देख सकते हो आप। ठीक है, तो राइट आर्ट्रियम में ये प्रेजेंट है।
ठीक है, जस्ट बिलो द सुपीरियर वेना कावा। तो ये देखो सुपीरियर वेना कावा है जो वेन है, तो उसके नीचे ये प्रेजेंट है। ओके, तो एवी नोड इज सिचुएटेड एट राइट पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द इंट्रा आर्ट्रियल सेप्टम। ठीक है, अगर हम एवी नोड की बात करेंगे तो ये कहाँ प्रेजेंट है, तो इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द आर्ट्रिया एंड द वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो हम पहले इसके बारे में देखेंगे, किसके बारे में, ऐसे नोड के बारे में देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ प्रेजेंट है, जस्ट बिलो द वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। ओके, एंड इन द राइट आर्ट्रियम। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट है, तो हमेशा बोलना इन द राइट आर्ट्रियम, जस्ट सुपीरियर, जस्ट बिलो द सुपीरियर वेना कावा। ओके, ये हो गया इसका पोजीशन। देन the specialized muscle fiber that make up this structure are unique in that they can continually and rhythmically send impulse signals to contract without any stimulation from the nervous system। तो इसकी एक स्पेशल खासियत ये है कि ये नर्व जो इम्पल्स है वो सेंड करते रहता है, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेंड करते रहता है जो आर्ट्रियम है उसमें और वेंट्रिकल्स में, विदाउट एनी सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन। ठीक है, ब्रेन से कोई सिग्नल नहीं आता है, तब भी ये हार्ट क्या करता है, ये हार्ट ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता रहता है। तो दैट्स वाई इंसान मर भी जाता है तो हम उसका हार्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर हमने उसका हार्ट निकाल लिया तो काफ़ी समय के लिए वो हार्ट कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन या हार्ट बीट होता रहता है। ओके, तो ये एक स्पेशल क्वालिटी है। ठीक है, इट्स ड्यू टू द ऐसे नोड। तो ऐसे नोड विदाउट एनी स्टिमुलेशन फ्रॉम द ब्रेन से कोई सिग्नल आने के बावजूद भी, नहीं आने के बावजूद भी, वो कंटिन्यूसली एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक पर्टिकुलर टाइम में सेंड करते रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो ऐसे नोड है वो क्या है, सेल्फ एक्साइटिंग है। ठीक है, वो उसको किसी दूसरे सिग्नल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद ब खुद एक्साइट होते रहता है। दैट्स वाई इट्स ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ एक्साइटिंग सेल। तो इस रीज़न की वजह से ऐसे नोड को क्या कहा जाता है, दैट इज़ द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। क्या कहा जाता है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो ऐसे नोड से क्या होता है, ऐसे नोड से एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है जो राइट और लेफ्ट आर्ट्रिया में फैल जाता है, और साथ साथ में जो ये इम्पल्स है या जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो एवी नोड पे भी पहुंचता है थ्रू कुछ स्पेशलाइज्ड फाइबर्स है। ठीक है, उसके थ्रू भी ये पहुंचता है। जो इम्पल्स है ऐसे नोड से, दे आर कंडक्टेड अक्रॉस द आर्ट्रिया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अब जो इस ऐसे नोड से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ या जो इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट हुआ, तो वो राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम में फैल जाता है। ओके, पहले तो ये राइट में फैलेगा क्योंकि जो ऐसे नोड है वो राइट में प्रेजेंट है। देन उसके बाद वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है देन वो लेफ़्ट में फैल जाएगा, लेफ़्ट आर्ट्रियम में, और फैलने की वजह से अब वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आर्ट्रियम है वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे। सो द इम्पल्स डज नॉट हाउएवर पास डायरेक्टली टू द वेंट्रिकल्स। तो ये जो इम्पल्स है वो डायरेक्टली वेंट्रिकल्स में फैलता नहीं है, पहले राइट आर्ट्रियम में, देन उसके बाद राइट आर्ट्रियम से लेफ्ट आर्ट्रियम में। तो यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है देखो ब्लैक एरोस से। तो पहले वो राइट आर्ट्रियम में फैलता है, फिर उसके बाद वो लेफ्ट आर्ट्रियम में फैलता है, देन उसके बाद वो वेंट्रिकल्स में पहुंचता है थ्रू अ स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग सिस्टम। ओके, सो जब दोनों राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम कंप्लीटली डीपोलराइज हो जाता है, देन दे विल कंट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। ओके, अब देखो ये जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ तो आप एक बार मसल कंट्रैक्शन का याद रखो या उसका याद करो नर्व फाइबर्स का। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है तो जो मसल्स है वो कंट्रैक्ट होते हैं। या आप मसल्स की बात करो, हमने देखा था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो जाता है, कैल्शियम रिलीज हो जाते हैं, फिर कैल्शियम रिलीज होने की वजह से जो मसल्स है, मसल फाइबर्स हैं, दैट इज़ द मायोसिन और एक्टिन, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है और वहाँ पे मसल कंट्रैक्शन होता है। वैसे ही यहाँ से ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ तो वो राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम में फैल जाएगा। जो राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम में जो नॉर्मल मसल्स है, कार्डियक मसल्स है, वहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा। तो उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की वजह से क्या होता है, जो राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम में उनमें कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो
दोनों में साइमल्टेनियसली कंट्रैक्शन होगा, ठीक है। उस कंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, उस कंट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड होगा राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम में, द ब्लड इज स्क्वीज, क्योंकि कंट्रैक्शन हुआ तो ब्लड स्क्वीज हो गया। जैसे आप इमेजिन करो, आपने एक ड्रॉपर यूज़ किया, अगर आपने ड्रॉपर को ऊपर से स्क्वीज़ किया तो ड्रॉपर में जो भी होगा वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो वैसे आप इमेजिन करो कि जैसे ही कंट्रैक्शन होगा किसका, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम का, तो उससे क्या होगा, जो इसमें ब्लड प्रेजेंट है वो नीचे एंटर हो जाएंगे, किस में, जो ये वेंट्रिकल्स है उसमें एंटर हो जाएंगे, क्योंकि अब जो आर्ट्रियम है उसमें जगह नहीं है, ठीक है। जगह नहीं होने की वजह से जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में पहुंच जाता है या वेंट्रिकल में आ जाता है। तो अब साथ साथ में जो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ऐसे नोड से जनरेट हुआ, ऐसे नोड से जनरेट होने के बाद राइट आर्ट्रियम मसल्स में फैल गया, लेफ्ट आर्ट्रियम मसल्स में फैल गया, ओके। देन ये एक स्पेशल कंडक्टिंग फाइबर्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनोडल फाइबर्स। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। तो इस डायग्राम में आप देखो कि ऐसे नोड से जनरेट हुआ तो मसल्स में तो वो फैल जाता है, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम के साथ साथ में, और कुछ बंडल्स है वहाँ पे जिनको हम क्या बोलते हैं, इंटरनोडल फाइबर्स बोलते हैं, उसके थ्रू भी वो एवी नोड तक पहुँचता है। मसल्स के थ्रू भी एवी नोड तक पहुँचता है और इन फाइबर्स के थ्रू भी वो एवी नोड तक पहुँचता है। तो वो जो फाइबर्स है, एक है बेचमैन बंडल्स जिसके थ्रू वो लेफ्ट आर्ट्रियम में पहुँचता है, ठीक है। उसके बाद है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सॉरी लेफ्ट पोस्टीरियर मिडल इंटरनोडल फाइबर, या जिसको हम क्या बोलते हैं, वेंकी बैच इन फाइबर्स बोलते हैं। देन उसके बाद पोस्टीरियर इंटरनोडल फाइबर्स हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एक है बेचमैन फाइबर्स, ठीक है, जो ये साइड में आपको दिख रहा है ये वाला, दैट इज़ द बैचमैन। उसके बाद है वेंचबैक मिडल इंटरनोडल फाइबर जो बीच में आपको दिख रहा है। देन उसके बाद जो पीछे है दैट इज़ द पोस्टीरियर इंटरनोडल फाइबर्स ऑफ थोरेल। तो इसके थ्रू भी जो कार्डियक इम्पल्स है या जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो एवी नोड तक पहुंचता है, और साथ साथ में जो मसल्स हैं उस राइट आर्ट्रियम में, उसके थ्रू भी जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है उस एवी नोड तक पहुंचता है। सो जितने भी ये फाइबर्स हैं जो ऐसे नोड से निकल रहे हैं, दे कन्वर्ज ऑन एवी नोड एंड इंटरडिजिटेट विथ फाइबर्स ऑफ एवी नोड, ठीक है। तो जितने भी ऐसे नोड से जो भी फाइबर्स निकल रहे हैं जो इंटरनोडल, तो वो सब फिर से जमा हो जाते हैं और ज्वाइन करते हैं किसको, जो एवी नोड है उसको, यहाँ पे, दैट इज़ द बिटवीन द राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ओके। देन अब एवी नोड के बाद क्या होता है, तो ये आपने डायग्राम देखा। So as the artery depolarize, the impulse is picked up by the another group of special muscle fiber called the arterioventricular node, ठीक है। तो जैसे ही जो ये राइट आर्ट्रियम है या लेफ्ट आर्ट्रियम है वो कंट्रैक्ट हो जाएगा, कंट्रैक्ट होने के बाद जो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, एक तो इंटरनोडल फाइबर्स के थ्रू आता है और दूसरा जो मसल्स के थ्रू भी जो आता है, इट इज़ ऑल्सो पिक्ड अप बाय द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो जो ये आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है वो उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रिसीव करता है या उसको पिक करता है। द एवी नोड इज लोकेटेड इन द फ्लोर ऑफ द राइट आर्ट्रियम नेक्स्ट टू द इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, ठीक है। तो जो एवी नोड कहाँ पे लोकेटेड है, एवी नोड इज लोकेटेड इन द फ्लोर ऑफ द राइट आर्ट्रियम, ठीक है। तो ऐसे नोड टॉप पे था, रूफ पे था, और जो एवी नोड है वो कहाँ पे, फ्लोर पे है, ठीक है, जस्ट अबव द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये आपको बीच में जो दिख रहा है, दिस इज द आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, उसके ऊपर प्रेजेंट है, और मेनली जो राइट आर्ट्रियम है उसके फ्लोर पे ये प्रेजेंट है। सो दिस ग्रुप ऑफ फाइबर इज द ओनली कंडक्शन पाथवे बिटवीन द आर्टरी एंड वेंट्रिकल्स। तो ये जो फाइबर्स है तो वो एक सिर्फ जरिया है, ठीक है, सिर्फ ओनली एंड ओनली एक ज़रिया है जिसके थ्रू जो कंडक्शन है वो आर्ट्रियम से वेंट्रिकल्स तक पहुंचता है। अगर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता तो जो इम्पल्स है वो ऐसे नोड से या हम आर्ट्रियम से वेंट्रिकल तक नहीं पहुंचते, तो सिर्फ वहाँ पे आर्ट्रियम कंट्रैक्शन होता है और वेंट्रिकल कंट्रैक्शन हमको देखने को नहीं मिलता। तो ये जो
आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, एक कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है, एक सोर्स है जिसके थ्रू जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो राइट आर्ट्रियम से या आर्ट्रियम से वेंट्रिकल्स तक पहुंचता है। अगर ये नहीं होते तो जो हार्ट है वो जो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन है वो देखने को नहीं मिलता। अब देखो जो हमने अभी कहा, जो आर्ट्रियल कंट्रैक्शन हो रहा है, ओके, ऊपर जो आर्ट्रियल कंट्रैक्शन हुआ तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्ट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। देन as the impulse is conducted through the AV node, its speed is reduced. This is due to the extremely small diameter of the conducting fiber. तो जैसे ही AV node में पहुंचता है, AV node के बाद इलेक्ट्रिकल इम्पल्स AV node में पहुंचा, अब AV node में वो ट्रेवल करता है इनटू द इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। तो वो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में जब वो ट्रेवल करता है, जब वो मूव करता है, वो जो इलेक्ट्रिकल करंट है, तो उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। क्यों स्लो हो जाती है, क्योंकि जो ये फाइबर है वो साइज में छोटा है, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, तो उसके वजह से जो उसकी स्पीड है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। ओके, so this is an extremely important phenomena because the delay in the transmission from artery to ventricle allows time for the artery to completely depolarize and contract, thus emptying their contents into the still fully relaxed ventricle। तो ये एक बहुत important phenomena है। क्यों, क्योंकि इस स्लो मूवमेंट की वजह से क्या होता है, जो ये आर्ट्रियम है उसके जितने भी मसल फाइबर्स है उनका डीपोलराइजेशन हो जाता है। डीपोलराइजेशन होना, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होना। जैसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा तो जो आर्ट्रियम है वो फुल्ली कंट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो वो फुल्ली आर्ट्रियम सिस्टोल दिखाएगा, फुल्ली आर्ट्रियम कंट्रैक्शन होगा, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम दोनों कंट्रैक्ट हो जाएंगे फुल्ली। तो उनके कंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो भी कंटेंट होंगे, जैसे कि मेनली कंटेंट क्या है, ब्लड है, ठीक है, तो ब्लड वो एम्प्टी हो जाएगा आर्ट्रियम से, द ब्लड विल एंटर इनटू द वेंट्रिकल, ठीक है। तो अगर वो फास्टली इसके थ्रू मूव करता आर्टियो वेंट्रिकल नोड के थ्रू, तो वेंट्रिकल भी कंट्रैक्ट हो जाता है, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड रिसीव करने के लिए जगह नहीं मिलती, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है जैसे ही स्लो होगा तो क्या होता है, तो जो वेंट्रिकल्स है वो कंट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं इतनी जल्दी, और आर्ट्रियम का फुल कंट्रैक्शन हो जाता है, जो ऊपर वाला पार्ट है वो फुल्ली कंट्रैक्ट हो जाता है, तो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में आ जाते हैं। ओके, तो इसी वजह से जो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड में एंटर होने के बाद स्लोली मूव करता है। सो फ्रॉम द AV नोड द इम्पल्स ट्रेवल्स डाउन द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। अब देखो AV नोड के बाद ये जो नर्व इम्पल्स है या जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो कहाँ मूव करता है, इनटू द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, जिसको हम क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज द बंडल ऑफ, जो थर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है बंडल ऑफ हिस। तो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के बाद फिर वो बंडल ऑफ हिस में एंटर होता है, जिसको हम आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल बोलते हैं, ठीक है। तो अब वो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है वो अब आगे बढ़ता है। ओके, so the AV bundle divides into two lines of transmission just below the AV node, and these conduct the impulse down the length of interventricular septum, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो सिग्नल है, ये जो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल है, वो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के थोड़ा सा नीचे जाने के बाद वो डिवाइड हो जाता है दो ब्रांचेस में, जिसको हम बंडल ब्रांचेस बोलते हैं, लेफ्ट बंडल ब्रांचेस एंड राइट बंडल ब्रांचेस। तो ये जो इस साइड में है, राइट आर्ट्रियम के राइट वेंट्रिकल में जाता है, उसको हम राइट बंडल ब्रांचेस बोलते हैं, और जो लेफ्ट में जाता है दैट जिसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट बंडल ब्रांचेस बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल में आता है, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल में से वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक राइट बंडल ब्रांच में मूव होगा, ओके, और दूसरा लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में मूव होगा। सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द fibers that make up the AV bundle is that they are large in diameter and therefore the impulse speed increase, so it is conducted very rapidly down them। तो हमने पहले देखा कि आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड का जो साइज़ है, उसके जो फाइबर्स के साइज़ है वो छोटे हैं, इसीलिए जो
नर्व इम्पल्स कंडक्शन है थोड़ा सा स्लो हो जाता है। बट जैसे ही वो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल में एंटर होगा तो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल का जो साइज है वो बड़ा रहता है एज़ कम्पेयर टू द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो या हम मैं सिंपल बोलूँगा बंडल ऑफ हिस का जो साइज़ है वो बड़ा रहता है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से, एवी नोड से। तो जैसे ही बंडल ऑफ हिस में ये एंटर होगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब ना जो पहले स्लो डाउन हो गया था अब यहाँ पे बहुत फास्टली वो मूव करेगा। ठीक है, बहुत फास्टली वो ट्रेवल करेगा थ्रू दिस बंडल ऑफ हिस फ्रॉम राइट ब्रांचेस एंड देन टू द लेफ्ट branches. So about halfway down the intraventricular septum, the bundle branches themselves begins to branch off into enlarged conduction fibers called Purkinje fibers. अब ये जो राइट और लेफ्ट जो फाइबर्स हैं, लेफ्ट ब्रांचेस हैं, वो फर्दर आगे जाके क्या होता है, ब्रांच में डिवाइड हो जाता है जिनका साइज़ उससे भी बड़ा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परकंजी फाइबर्स बोलते हैं। तो इनका साइज़ जो लेफ़्ट और राइट ब्रांचेस है उससे भी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो उसका मतलब है कि और फास्टली जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो क्या होगा, वो जनरेट होगा, वो मूव करेगा उस परकंजी फाइबर्स से। So these fibers extend out to all areas of the two ventricles, and since they are further enlarged, the speed of the impulse conduction is also additionally increased. Upon completion of impulse transmission through the Purkinje fibers, the ventricle will fully depolarize and then contract simultaneously. ठीक है, तो अब ये जो हमारा इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो अब बंडल ऑफ हिस से राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में मूव होगा, लेफ्ट और राइट ब्रांचेस से फिर फाइनली वो परकंजी फाइबर्स में मूव होगा। ठीक है, परकंजी फाइबर्स के बाद वो फाइनली जो लेफ्ट आर्ट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है और राइट वेंट्रिकल है उनके मसल्स में फैल जाता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पूरे मसल्स में, आर्ट्रियम वेंट्रिकल के मसल्स में स्प्रेड हो जाएगा। स्प्रेड होने की वजह से अब वेंट्रिकल्स का क्या हो जाता है, कंट्रैक्शन हो जाता है। और साथ साथ में जो परकंजी फाइबर्स है उनका साइज़ बड़ा है, बड़े होने की वजह से बहुत फास्टली मूव करेगा जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पूरे वेंट्रिकल्स में फैल जाएगा, पूरे वेंट्रिकल्स के मसल्स में फैल जाएगा, तो क्या होगा, तो जो मसल्स है वेंट्रिकल्स के वो कंट्रैक्ट होंगे। जैसे ही वो कंट्रैक्ट होंगे तो उसके अंदर जो भी कंटेंट प्रेजेंट है, जो ब्लड प्रेजेंट है, वो फिर बाहर रिलीज़ हो जाएगा थ्रू द एक तो वेन के थ्रू। ठीक है, और दूसरा जो पल्मनरी वेन, पल्मनरी आर्टरी है, और जो आउटा है उसके थ्रू पूरे बॉडी में वो फैल जाएगा। ठीक है, और आउटा के थ्रू पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा, और पल्मनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मनरी वेन के थ्रू वो पहुंचता है कहाँ पे, पल्मनरी वेन के थ्रू, पल्मनरी आर्टरी के थ्रू वो पहुंचता है लंग्स में। ओके, तो लंग्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका ऑक्सीजनेशन होता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में फैल जाता है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो ऐसे नोड से हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है जिसको हम पेस मेकर भी कहते हैं। देन उसके बाद एक तो इंटरनोडल पाथवे के थ्रू वो एवी आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड तक पहुंचता है, और दूसरा जो मसल्स हैं आर्ट्रियम के उसके थ्रू भी वो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पे पहुंचता है। देन आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के बाद इसके जो स्पीड है थोड़ा सा स्लो हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो साइज़ है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर फाइबर्स का वो स्मॉल रहता है, तो उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। देन इट विल एंटर्स इनटू द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, जिसको हम बंडल ऑफ हिस कहते हैं। बंडल ऑफ हिस में वो एंटर होगा वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, फिर बंडल ऑफ हिस से वो राइट ब्रांचेस और लेफ्ट ब्रांचेस में स्प्रेड हो जाएगा। देन लेफ्ट और राइट ब्रांचेस के बाद जो राइट के जो परकंजी फाइबर से वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चला जाएगा, और जो लेफ्ट के परकंजी फाइबर से वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो चला जाएगा। एंड द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, या जिसको हम कार्डियक इम्पल्स बोलेंगे, वो पूरे वेंट्रिकल्स में फैल जाएगा। ओके, तो जैसे ही ऐसे नोड से स्टार्ट होगा, हम यहाँ पे बात करेंगे, ऐसे नोड से स्टार्ट होगा तो ये जो
सॉरी, ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो पूरे आर्ट्रियम के मसल्स में स्प्रेड होगा एंड आर्ट्रियम विल कंट्रैक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रियम सिस्टोल बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जब वो एवी नोड पे पहुंचा, एवी नोड में पहुंचने के बाद वो बंडल ऑफ हिस से बंडल ब्रांचेस, देन बंडल ब्रांचेस से परकंजी फाइबर में पहुंचेगा, तो परकंजी फाइबर से फिर वो जो वेंट्रिकल मसल से वहाँ पे फैल जाएगा, फिर वेंट्रिकल जो मसल्स है उनका कंट्रैक्शन होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं। जब ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा होता है तो उस टाइम पे जो आर्ट्रियम है उसका रिलैक्सेशन होता है, तो उस आर्ट्रियम के रिलैक्सेशन को हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रियम डायस्टोल बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, आर्ट्रियम डायस्टोल। जब वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन होगा तो आर्ट्रियम का रिलैक्सेशन होगा, तो आर्ट्रियम के रिलैक्सेशन और वेंट्रिकल के कंट्रैक्शन दोनों साथ में होता है, इसीलिए हम जब ईसीजी बनाते हैं तो वहाँ पे ये दिखाते नहीं है। ओके, तो रिलैक्सेशन को हम क्या बोलते हैं, डायस्टोल बोलते हैं, हमेशा याद रखो, और कंट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं। तो पहले आर्ट्रियम सिस्टोल होगा, ठीक है, देन उसके बाद वेंट्रिकल सिस्टोल होगा। ओके, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा होता है उसी समय में उसके साथ साथ जो आर्ट्रियम है, जो ऊपर है आर्ट्रियम हमारा, वो रिलैक्स हो रहा होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, आर्ट्रियम डायस्टोल बोलेंगे। देन उसके बाद जब ब्लड इसमें एंटर हुआ, किसमें, वेंट्रिकुलर्स में, तो वो वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट होंगे तो ब्लड फिर आरोट्रा और पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंचता है और आरोट्रा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट में पहुंच जाएगा। देन फिर से वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन होता है ताकि वो फिर से कंट्रैक्ट हो जाए, तो इस रिलैक्सेशन को हम क्या बोलेंगे, इस रिलैक्सेशन को हम बोलेंगे वेंट्रिकल डायस्टोल। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से हो रहा है। तो पहले ऐसे नोड से एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो रहा है, देन इट विल स्प्रेड थ्रू आउट द राइट आर्ट्रियम, पूरे राइट आर्ट्रियम में वो फैल गया। तो राइट आर्ट्रियम में फैलने की वजह से क्या होता है, जो ये राइट आर्ट्रियम है, ऊपर के जो हमारे चैम्बर्स हैं, दो चैम्बर्स जिसको हम राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम बोलते हैं, वो फुल्ली कंट्रैक्ट हो जाएंगे। जब वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे तो उनमें जो ब्लड प्रेजेंट है, द ब्लड विल एक्सपेल्ड आउट इनटू द वेंट्रिकल्स, तो वेंट्रिकल्स में वो ब्लड एंटर हो जाएंगे। ओके, ये पूरा कंट्रैक्ट हो गया ऊपर का पार्ट और ब्लड वेंट्रिकल्स में पहुंच गया। देन जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है अब ऐसे नोड से एवी नोड के पास पहुंचता है, फिर एवी नोड के बाद अब जो एवी बंडल है जिसको हम बंडल ऑफ हिस बोलते हैं, देन राइट ब्रांचेस, देन लेफ्ट ब्रांचेस, देन परकंजी फाइबर्स के थ्रू पूरे वेंट्रिकल में फैल जाता है। जैसे ही वेंट्रिकल में वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फैल जाएगा तो वेंट्रिकल जो मसल्स है उसका अब कंट्रैक्शन होगा। तो जैसे ही कंट्रैक्शन होगा इस वेंट्रिकल्स का, नीचे जो हमारे जो चैम्बर्स हैं, दो चैम्बर्स, जब इनका कंट्रैक्शन होगा, उनके मसल्स का जब कंट्रैक्शन होगा, तो जो उनमें जो कंटेंट है, दैट इज द ब्लड, इट विल एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। अब वो जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से निकल जाएगा, ठीक है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में चला जाएगा ताकि वहाँ पे उसका ऑक्सीजनेशन हो जाए, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर होगा कहाँ पे, वो एंटर होगा हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में थ्रू द आरोटा। ओके, तो आरोटा के थ्रू पूरे हमारे बॉडी पार्ट्स में फैल जाएगा। तब अब इसका कंट्रैक्ट, जैसे ही इनका कंट्रैक्शन होगा, ऊपर वाला जब पार्ट है उसका रिलैक्सेशन हो जाता है। ओके, देन थोड़े समय के बाद जो वेंट्रिकल से नीचे का पार्ट वो भी रिलैक्स हो जाता है, और ये जो टाइमिंग है, ठीक है, कितने टाइम में ये जो इवेंट है वो होता है, दैट इज़ 0.8 सेकेंड। कितना, 0.8 सेकेंड। तो 0.8 सेकेंड में ये होता है, तो उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 मिनट में 72 टाइम्स ये हार्ट बीट होती है, ठीक है। कितने टाइम्स, 72 टाइम्स, ठीक है। तो 0.8 सेकंड में आर्टियल सिस्टोल भी होता है, आर्टियल डायस्टोल भी होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी होता है, वेंट्रिकल डायस्टोल भी होता है। जब हम ईसीजी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हम उसको कैसे काउंट करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, तो उसके लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कार्डियोग्राफ। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कार्डियोग्राफ, विच प्रोड्यूस ए रीड आउट कॉल्ड एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो हमको वहाँ से ग्राफ मिलता है उस ग्राफ को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, और जिस मशीन में, जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं उस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम निकालने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ईसीजी या
और ईकेजी भी इसको कहा जाता है। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ हार्ट एबनॉर्मलिटीज दैट मेजर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑन द बॉडी सर्फेसिस and generates a record for the electrical currents associated with the heart muscles activity। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? द कर्व ट्रेस्ड बाय एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम हार्ट जो भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है उसमें अगर कोई एबनॉर्मलिटी होगी तो वो हमको देखने को मिलता है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो ग्राफ है जो हम उस इंस्ट्रूमेंट में से निकालते हैं, ठीक है, जिसको देख के हमको पता चलता है कि हाँ ये चीज़, ये एबनॉर्मलिटी इस पर्सन में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईसीजी। ओके, सो ये जो आपको ये अप डाउन दिख रहे हैं, सो दीज आर द कर्व, ये जिसको हम ग्राफ बोलेंगे, ठीक है, जिस ग्राफ पे हम डिटेक्ट करते हैं कि हार्ट में कोई एबनॉर्मलिटीज़ है कि नहीं है। तो अगर हम पढ़ते हैं, इसको रीड करते हैं, तो इस तरह से हम रीड करते हैं पी क्यू आर एस और टी, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो जैसे आपको ये पीक दिख रहा है यहाँ से लेके पी को, ठीक है, तो ये पीक जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ द आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। जो ऊपर का जो हार्ट चैम्बर है उसका डीपोलराइजेशन स्टार्ट होना, उस टाइम पे ये इस टाइप का पीक दिखाई देता है। तो जब वो फुल्ली डीपोलराइज हो जाएगा तो ये जो पीक है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन इज़ डिनोटेड बाय द पी। देन उसके बाद हमने देखा जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो ऐसे नोड से एवी नोड पे पहुंचता है, फिर एवी नोड में थोड़ा सा उसका जो स्पेस है वो स्लो हो जाता है, जो उसका जो स्पीड है वो स्लो हो जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पी आर सेगमेंट। तो दैट इज़ द पर्टिकुलर टाइमिंग इन विच द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज ट्रेवलिंग थ्रू द एवी नोड। जब एवी नोड से ट्रेवल हो रहा होता है उस टाइम पे ये आपको ये प्लेन सा जो ये सेगमेंट दिख रहा है, तो दैट इज़ द आर्ट्रियोवेंट्रिकल सिस्टम के थ्रू, एवी नोड के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो ट्रेवल हो रहा है। देन उसके बाद क्यू आर एस जो आपको ये पीक दिख रहा है, सो दैट इज़ द वेंट्रिकल सिस्टोल, ठीक है, मीन्स वहाँ पे वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन हो रहा है, मीन्स वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन हो रहा है। तो वो हम दिखाते हैं किससे? क्यू आर एस से। ओके, तो एकदम से हमने कहा कि जैसे ही वो बंडल ऑफ हिस में पहुँचेगा तो जो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो बहुत ही फास्टली मूव करता है। तो इसीलिए क्यू आर एस आपको ये ग्राफ देखने को, ये जो पीक है वो देखने को मिलता है। ओके, देन उसके बाद उसी टाइम पे जब ये क्यू आर एस हो रहा होता है उसी टाइम पे ये जो हमारा ऊपर के दो चैम्बर्स हैं वो रिलैक्स हो रहे हैं, तो वो यहाँ पे दिखता नहीं है क्योंकि क्यू आर एस पीक की वजह से वो हाइट हो जाता है। देन यहाँ पे जो आपको एस टी सेगमेंट दिख रहा है, ठीक है, तो एस टी सेगमेंट में जो डायस्टोल है यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, दैट इज़ द जो वेंट्रिकल डायस्टोल है वो स्टार्ट हो रहा है। देन ये टी दिख रहा है, तो टी क्या है? इट इज़ द वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ठीक है। तो टी जो पार्ट है वो क्या है? वेंट्रिकुलर्स का जब रीपोलराइजेशन हो रहा है वो फिर से जो मसल्स है वो अपना जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो गेन कर रहा है, तो आपको ये जो टी जो पीक है वो देखने को मिलता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन बोलते हैं। अब जो आर्ट्रियल रीपोलराइजेशन है वो यहाँ पे क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि इट इज़ हिड बाय द क्यू आर एस, ठीक है। जो ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल है या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है उसके पीछे ये छुप जाता है, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट सीन इन दिस ग्राफ। तो यहाँ पे देखो पी वेव क्या है? आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। जब आर्ट्रियल का डीपोलराइजेशन होगा तो हमको ये पी वेव दिखता है। ओके, देन क्यू आर एस जो आपको दिख रहा है दैट इज़ ये जो आपको दिख रहा है बीच में क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो क्यू आर एस क्या है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। जो नीचे के जो हमारे चैम्बर्स है जब इनका डीपोलराइजेशन होगा या इनका कंट्रैक्शन होगा तो उसको हम क्या बोलते, उसको हम किससे दिखाते हैं? क्यू आर एस से दिखाते हैं। अब जो टी वेव है दैट इज़ द वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो ये जो वेंट्रिकल्स जब रीपोलराइज हो जाएंगे, जब इनका मेम्ब्रेन पोटेंशियल फिर से वापस आएगा, तब आपको ये वेव देखने को मिलता है। तो उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन भी किया हुआ है क्यों आर्ट्रियल रिपोलराइजेशन नहीं दिखता है? क्योंकि आर्ट्रियल रिपोलराइजेशन इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि जो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन है उसके साथ साथ ये होता है, इसीलिए जो आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन है, रिपोलराइजेशन है, वो थोड़ा सा वीक सिग्नल है, तो ये इसके पीछे छुप जाता है। इट इज़ मास्क्ड बाय द वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, दैट्स वाई जो
आर्ट्रियल रीपोलराइजेशन है वो यहाँ पे दिखता नहीं है, तो वो QRS जो ये पीक है इसके पीछे छुप जाता है। ओके, सो इन दिस वे the electrical impulse is generated and conducted in the heart। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उसमें आपको थोड़ा सा और पता चलेगा किस तरीके से ये चीज़ होती है। तो आप इस डायग्राम में देखो कैसे ऐसे नोड से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो जनरेट हो रहा है, देन पूरे राइट आर्ट्रियम में फैल रहा है, देन फिर एवी नोड पे पहुंच रहा है, एवी नोड के बाद फिर वो राइट ब्रांचेस एंड लेफ्ट ब्रांचेस के थ्रू परकंजी फाइबर से वेंट्रिकल्स में फैल रहा है। ठीक है, तो जो 5 पार्ट है दैट इज़ द राइट आर्ट एसे नोड, एवी नोड, देन बंडल ऑफ हिस, देन राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस, और फाइनली जो परकंजी फाइबर है। आप देखो यहाँ पे ऐसे नोड आपको जो ग्रीन कलर में दिख रहा है दैट इज़ द ऐसे नोड। ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या होता है, जनरेट होता है। तो ये एक हॉर्स शू शेप्ड मसल फाइबर है विच इज़ मॉडिफाइड। तो ये हमेशा राइट आर्ट्रियम में प्रेजेंट रहता है जस्ट बिलो द सुपीरियर वेना कावा। तो इसको पेसमेकर भी कहा जाता है हार्ट का, और इसकी वजह से ही 70 बीट्स पर मिनट या 72 बीट्स पर मिनट आपको आपके हार्ट बीट्स होते हैं। ओके, देन ऐसे नोट के बाद दूसरा है एवी नोट। जो एवी नोट कहाँ पे, बेस ऑफ द राइट आर्ट्रियम में ये प्रेजेंट है। ठीक है, और जस्ट अबव द इंट्रल वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, देन उसके बाद जो दूसरा है दैट इज़ द आर्ट्रोवेंट्रिकुलर नोट, या जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, बंडल, जिसको हम बोलते हैं दैट इज़ द बंडल ऑफ हिस। ओके, तो यहाँ पे बंडल ऑफ हिस इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, जो एक कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, मेनली राइट आर्ट्रियम और जो वेंट्रिकल्स है उनके बीच में। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं बंडल ऑफ हिस, या जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल बोलते हैं। तो जो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल है वो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू पास होता है, देन वो नीचे जाके, थोड़ा नीचे जाके ब्रांच हो जाता है, ब्रांच फॉर्म करता है दैट इज़ द राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस। तो मेनली ये जो बंडल ऑफ हिस है वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो कैरी करता है ऐसे नोड, एवी नोड से जो लेफ्ट और राइट ब्रांचेस है उसमें। देन जो राइट और लेफ्ट ब्रांचेस है दे आर प्रेजेंट इन द एम्बेडेड इन द एंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो बीच में वॉल बना होता है जो आर्टरी वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है, वहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है। और देन ये जो राइट और लेफ्ट ब्रांचेस है दे आर सेपरेटेड इन द वेंट्रिकल्स। ठीक है, जो वेंट्रिकल्स है वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, और जो मसल वेंट्रिकल्स को कंट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, उन मसल्स में भी ये फैले रहते हैं, और लास्ट में जाके दे फॉर्म द परकंजी फाइबर्स। ठीक है, जो टर्मिनल ब्रांच है राइट और लेफ्ट ब्रांचेस को, उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम परकंजी फाइबर्स बोलते हैं। परकंजी फाइबर्स पूरे मसल्स में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस इवेंट में किस तरीके से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो जनरेट हो रहा है। तो ऐसे नोट से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ, वो आर्ट्रियो जो इंटरनोडल फाइबर से उसके थ्रू पूरे राइट आर्ट्रियम में फैल रहा है, और फाइनली जो वेंट्रिकल्स एवी नोड है वहाँ पे वो ज्वाइन कर रहे हैं, फिर एवी नोड के थ्रू वो बंडल ऑफ हिस के थ्रू, देन फाइनली लेफ्ट और राइट ब्रांचेस में मूव हो रहे हैं, देन लेफ्ट और ब्रांचेस से फाइनली वो परकंजी फाइबर में मूव हो रहे हैं। ओके, तो जैसे ही वो मूव होंगे तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा इसमें, इस वीडियो में आप देख लो किस तरीके से ये जो कंट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन है वो होता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही ऐसे नोट्स से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा तो ऊपर जो राइट आर्ट्रियम है वो कंट्रैक्ट हो रहे हैं। देखो यहाँ स्टार्ट हुआ, राइट, पूरा राइट आर्ट्रियम देखो कंट्रैक्ट हो गया, एवी नोड पे पहुंचा, एवी नोड, अब देखो अब आर्ट्रियम पूरा कंट्रैक्ट हो गया है। अब देखो एवी नोड पे पहुंचा, अब एवी जो लेफ्ट जो वेंट्रिकल्स है वो कंट्रैक्ट, देखो वेंट्रिकल्स अब कंट्रैक्ट हो रहे हैं और आर्ट्रियम रिलैक्स हो रहे हैं, वेंट्रिकल्स पूरे कंट्रैक्ट हो गए। तो इस तरीके से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो
कंडक्ट होता है थ्रू आउट द हार्ट और वहाँ पे हार्ट बीट आपको देखने को मिलता है। थैंक यू।